हेलो एवरीबॉडी। आज के वीडियो में हम लोग लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को एवेलुएट करेंगे। तो उसके लिए हमने कुछ अजम्पशंस किए थे जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो उसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ ताकि आपको इक्वेशंस जब हम एवेलुएट करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो उसके लिए हमने एज्यूम करा था कि हमने दो फ्रेम्स लिए थे। एक फ्रेम लिया था मैंने एस और एक फ्रेम लिया था मैंने एस डैश। और हमने इन दोनों फ्रेम्स की कोऑर्डिनेट एक्सिस को माना था कि दे आर ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट एक्सिस। मैंने लास्ट पार्ट में आपको ये बता दिया था कि हम ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट एक्सिस किसको कहते हैं। जब आप एक फ्रेम की तीनों एक्सिस की बात कर रहे हैं, एक्स वाई जेड और एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश, जब वो तीनों एक्सिस आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं या वो तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो दे आर नोन एज ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो एस और एस डैश की जो हमने एक्सिस मानी है दैट इज़ एक्स वाई जेड एंड एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश, हम तीनों को ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट एक्सिस कह रहे हैं। और हम यहाँ पे ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारा जो एस डैश फ्रेम है वो एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट वी वेलोसिटी से एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और बाकी जो दो एक्सिस हैं वो इस तरीके से हैं कि ये दोनों जो फ्रेम्स हैं वो आपस में मोशन जो हो रहा है वो पैरेलल हो रहा है अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन। अब मैंने चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए एक ऑब्जर्विंग पॉइंट माना है स्पेस में पी, क्योंकि हम यहाँ पे तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस ले रहे हैं। तो जो पी के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो टी टाइम पे हो जाएंगे एक्स वाई जेड एंड टी विथ करस्पॉन्डिंग टू एस फ्रेम। और यही चीज़ अगर मैं एस डैश फ्रेम के करस्पॉन्डिंग देखती हूँ तो जो पी के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे एक्स डैश वाई डैश जेड डैश एंड टी डैश। तो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी जिसको हम ऑब्जर्विंग पॉइंट मान के चल रहे हैं। अब आगे की चीज़ें हम करते हैं। लेट अस इमेजिन और हम ये मान के चल रहे हैं कि t इज़ इक्वल्स टू टी डैश इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो टाइम पे ये जो दोनों आपके फ्रेम्स हैं एस और एस डैश, ये आपस में क्या कर रहे हैं, कॉन्साइड कर रहे हैं। कॉन्साइड करने का मीनिंग आप इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर मैं ज़ीरो टाइम पे इनकी पोजीशन देख रही हूँ तो इनका जो ओ और ओ डैश, ओ ओरिजिन है एस फ्रेम के लिए और ओ डैश ओरिजिन है एस डैश फ्रेम के लिए, ये आपस में इस तरीके से मर्ज कर रहे हैं या कोइंसाइड कर रहे हैं। तो ये कंडीशन है आपकी t इज इक्वल्स टू टी डैश इक्वल्स टू ज़ीरो। अब मैं ये कह रही हूँ कि लेट अस इमेजिन अ फ्लैश इज एमिटेड फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द फ्रेम s एट t इक्वल्स टू ज़ीरो और ओरिजिन o डैश ऑफ द प्लेन s डैश एट t डैश इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब मैंने हमारा जो सोर्स है, ठीक है, उससे आपकी लाइट वेव्स निकल रही हैं, स्फेरिकल लाइट वेव्स निकल रही हैं जो कि मैंने रखा है आपके ओरिजिन पर, और वो यहाँ पर रखा हुआ है जहाँ पे ये दोनों ओरिजिन्स आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपका क्या हो रहा है कि उस एस पर्टिकुलर सोर्स से आपकी वेव्स जनरेट हो रही हैं। तो इसने एक फ्लैश ऑफ लाइट की बात करी है कि एक फ्लैश ऑफ लाइट जो है वो एमिट हो रहा है फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द फ्रेम एस। ठीक है, अगर मैं टी इक्वल्स टू ज़ीरो पे कह रही हूँ और टी डैश इक्वल्स टू ज़ीरो पे देखती हूँ तो कहाँ पे वो एमिट हो रहा है, आपका जनरेट हो रहा है ओ डैश पॉइंट पर जनरेट हो रहा है फॉर फ्रेम एस डैश। इट स्प्रेड्स इन द फॉर्म ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट अराउंड ओ इन फ्री स्पेस विद द स्पीड ऑफ लाइट सी। और ये जो मूव कर रहा है आपका फ्लैश ऑफ लाइट जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव कर रहा है, दैट इज़ सी फ्री स्पेस में। ठीक है, अराउंड ओ, मतलब वो इस तरीके से स्प्रेड कर रहा है जो कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। एक स्फेरिकल वेव फ्रंट है जो कि आपकी इस तरीके से स्प्रेड कर रही है, ये कंडीशन आपकी है। एक तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आपका जो एस डैश फ्रेम है वो करस्पॉन्डिंग टू एस फ्रेम वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और एक मैं ये बोल रही हूँ कि t इज इक्वल्स टू टी डैश इक्वल्स टू ज़ीरो टाइम पे आपका यहाँ पे एक फ्लैश ऑफ लाइट जनरेट हो रहा है। ठीक है, एस डैश फ्रेम के लिए जो उस जनरेशन पॉइंट है वो ओ डैश है और एस फ्रेम के लिए जो जनरेशन पॉइंट है वो आपका ओ है, और एक स्फेरिकल वेव फ्रंट जनरेट हो रहा है। और जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है उसका जो मोशन हो रहा है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से हो रहा है, दैट इज c। इफ़ t बी द टाइम व्हेन द स्फेरिकल वेव फ्रंट दैट इज द सिग्नल रीचेज एट अ पॉइंट p whose coordinates are x y z in frame s। अब मैं ये कह रही हूँ कि जो आपका p पॉइंट है विच इज़ योर ऑब्जर्विंग पॉइंट दैट इज़ हियर, यहाँ पे जो फ्लैश ऑफ लाइट है, ठीक है, वो t टाइम पे पहुँच रहा है करस्पॉन्डिंग टू फ्रेम s जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड करस्पॉन्डिंग टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। सी वेलोसिटी से मूव कर रहा है और टी टाइम पर वो पी पॉइंट पर पहुंच रहा है। इफ़ टी बी द टाइम व्हेन द स्फेरिकल वेव फ्रंट दैट इज द सिग्नल रीचेज एट अ पॉइंट पी हुज कोऑर्डिनेट्स आर एक्स वाई जेड इन फ्रेम एस आर मेजर्ड बाय द ऑब्जर्वर ओ।
और ये किसके द्वारा देखे जाए हैं, P तो ऑब्जर्विंग पॉइंट है और ऑब्जर्वर आपका O पॉइंट पर है। तो O ये देख रहा है कि T टाइम पर जो आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट है वो C वेलोसिटी से मूव करता हुआ P पॉइंट पर पहुंच रहा है। तो अगर मैं सिंपल डेफिनेशन देखती हूँ वेलोसिटी की, तो दैट कम्स आउट टू बी डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर फॉर्म को मैं थोड़ा इंटरचेंज करके टी टाइम कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो टी टाइम आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। वेलोसिटी हम कह रहे हैं कि जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है वो आपका सी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एंड द डिस्टेंस विच इज़ ट्रेवल्ड बाय द स्फेरिकल वेव फ्रंट विल बी ओ पी करस्पॉन्डिंग टू एस फ्रेम। ठीक है, दिस विल बी द डिस्टेंस। तो यहाँ पे जो टी टाइम होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ओ पी अपॉन सी। ठीक है, अब मुझे पता है कि O जो है दैट इज़ द ओरिजिन पॉइंट, तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इट विल रिमेन 0 0 0 एंड 0, और जो आपका P पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स करस्पॉन्डिंग टू कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है, 0 0 0। ठीक है, तो अगर मैं डिस्टेंस निकालना चाहूँ तो वो हो जाएगा, आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x1 रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो O को अगर मैं मान रही हूँ, O के जो पॉइंट्स हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट्स वो हैं आपके 0 0 0, तो वो हो गए आपके x1 y1 और z1, और जो आपका P पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स x2 की जगह हो गया x, y2 की जगह हो गया y और z2 की जगह हो गया z। ठीक है, तो अगर मैं डिस्टेंस निकालूँ तो वो हो जाएगा, पावर हो गई हाफ दैट इज़ रूट, और आपका x2 माइनस x1 की जगह हुआ x माइनस 0 दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर हाफ डिवाइडेड बाय c। तो यहाँ से अगर मैं इस दोनों तरफ स्क्वायरिंग करती हूँ तो यहाँ पे रूट आपका हट जाएगा, तो दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका नीचे सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 1। आई थिंक आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। इसी तरीके से जैसे मैंने टी टाइम निकाला है, उसी तरीके से अगर मैं एस डैश फ्रेम के करस्पॉन्डिंग टाइम को कैलकुलेट करना चाहूँ, तो जो मैंने टाइम कॉम्पोनेंट माना है वो मैंने एज्यूम करा है टी डैश। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जर्वर ओ डैश के लिए, या ऑब्जर्वर जो ओ डैश पे खड़ा हुआ है उसके लिए जो पहुंचने वाला टाइम होगा वो टी डैश होगा। तो टी डैश भी मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो एस डैश फ्रेम के लिए जो आपका ओरिजिन है दैट इज़ ओ डैश, पॉइंट आपका P ही है डिवाइडेड बाय C, क्योंकि वेव फ्रंट की जो वेलोसिटी है दैट इज़ नॉट चेंजिंग, वो चेंज नहीं हो रही है, तो वो हो जाएगा आपका C। तो दैट इज़ O डैश P बाय C। तो इसी तरीके से ये वाली चीज़ भी आ जाएगी, एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर बाय C, और इसकी पावर हो जाएगी हाफ, क्योंकि O डैश ऑब्जर्वर के लिए, जो ऑब्जर्वर O डैश पे खड़ा हुआ है करस्पॉन्डिंग टू एस डैश, उसके लिए जो P के कोऑर्डिनेट्स हैं वो चेंज हो गए हैं, और वो हैं आपके एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। इसलिए आपका जो इक्वेशन नंबर 2 आएगी जो कि टी डैश टाइम के लिए निकाली है, वो हो जाएगा आपका एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब सिंस इक्वेशंस 1 एंड 2 आर वैलिड फॉर द सेम पॉइंट P, पर हम जो ये इक्वेशन निकाल रहे हैं, जो हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं वो सेम पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं, P पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं, और हमने 0 टाइम पे जो माना था वो ये माना था कि दोनों फ्रेम्स आपस में कॉन्साइड कर रहे थे। तो इक्वेशन 1 एंड 2 मस्ट बी म्यूचुअली ट्रांसफॉर्मेबल फ्रॉम वन फ्रेम टू अनदर फ्रेम। इस वजह से हम इक्वेशन 1 और 2 को आपस में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि आपका P पॉइंट क्या है, सेम है। Thus एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर मस्ट बी इनवेरिएंट इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस। और जो हमने माना था पोस्टुलेट से, उससे हमने ये बोला था कि सारे फिजिकल लॉज जो है वो सिमिलरली इक्विवेलेंट होते हैं सभी इनर्शियल फ्रेम्स के लिए। तो ये जो क्वांटिटी है वो आपकी आनी चाहिए इनवेरिएंट। ठीक है, ये न्यूमेरिकल आपका बहुत बार पूछा जाता है कि प्रूव दैट दिस क्वांटिटी इज़ इनवेरिएंट। ठीक है, तो इसको हम मैं कोशिश करूँगी कि जो अपकमिंग वीडियोज़ है उसमें मैं आपको इस चीज़ को सॉर्ट आउट करके बताऊँ। डेफिनेटली आई विल सॉल्व इट, पर अभी हम इसको यहीं पे छोड़ते हैं कि ये क्वांटिटी आपकी क्या आती है, इनवेरिएंट आती है, मतलब ये चेंज नहीं होगी। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड एस फ्रेम में देखती हूँ और अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड एस डैश फ्रेम में देखती हूँ, तो दोनों में क्या आना चाहिए, इक्विवेलेंट आना चाहिए, क्योंकि जो P ऑब्जर्विंग पॉइंट है वो दोनों के लिए सेम है। तो ये आपका काफ़ी बार प्रूव करने के लिए आता है एग्जाम्स में, तो इसको हम प्रूव करेंगे आगे की क्लासेस में। अभी मैं इसको यहीं पे छोड़ती हूँ, हम आगे, क्योंकि हम इसको तब तक प्रूव नहीं कर सकते जब तक कि हमारे पास ट्रांसफॉर्मेबल इक्वेशंस हमारे पास नहीं आ जाती, जिन्हें हम कहते हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, जो कि आइंस्टीन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए इवेलुएट करी थी या गैलीलियन इक्वेशंस को मॉडिफाई किया था।
तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आगे की पार्ट में मैं इसको सॉल्व करके बताऊँगी आपको। तो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट ऑफ द वीडियो। थैंक यू।